Hello everyone, my name is Bharat Tyagi, Faculty of Physics, PP Swani Center for Excellence. ये हमारे पास हो गया. नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन. अब हम इनके डेरिवेशंस देखना है. पहला डेरिवेशन है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, फिर इसके बाद हम इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन देखेंगे और फिर इसके बाद मल्टीपल डायमेंशंस में देखेंगे. इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन. ओके, तो एक सिंपल सा डायग्राम है इसका. दो बॉडीज़ हैं हमारे पास, ए एंड बी, बोथ कोलाइड्स and after collision they move with some other velocities. First velocities are initial velocities are u1 and u2 suppose, और फाइनल वेलोसिटीज़ आर v1 एंड v2 सपोज. ये a बॉडी है, ये b. सपोज a बॉडी का मास है m1, b बॉडी का मास है m2. ठीक है, ये कंडीशन है बिफोर कोलिजन की, व्हेन दे वर अप्रोचिंग. ये ड्यूरिंग कोलिजन, and ये after collision when they are separating. Okay, so because in any type of collision momentum is always conserved, तो पहले हम momentum conservation लगाते हैं. So by conservation of linear momentum, P, the momentum of A and B before collision must be equals to momentum of A and B after collision. करेक्ट. तो अब इनकी वैल्यूज़ देखते हैं क्या आएंगी. सो बिफोर कोलिजन मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू वी. बिफोर कोलिजन फर्स्ट वाली बॉडी का मास है m1 और उसकी स्पीड है u1. सेकेंड वाली बॉडी के लिए मास है m2 एंड स्पीड है u2. इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन मास तो सेम रहेगा, स्पीड चेंज हो जाएगी v1 एंड v2 में. तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी यहाँ से. अब यहाँ पे हम 2 वाले फंक्शन एक तरफ ले जाते हैं और 1 वाले एक तरफ ले जाते हैं. सो ये हो जाएगा m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2 माइनस m2 u2. यहाँ से m1 कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा u1 माइनस v1, और यहाँ से m2 कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा v2 माइनस u2. इक्वेशन नंबर 1. ओके, तो ये तो हमने मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया. अपार्ट फ्रॉम दिस काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन. सो सिंस it is elastic collision, kinetic energy is also conserved. So by that, kinetic energy before collision of A and B equals to kinetic energy after collision. ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा ये kinetic energy of A before collision, kinetic energy of B before collision, ऐसे सेम kinetic energy of A plus kinetic energy of B after collision. तो kinetic energy of A before collision is half m1 u1 square. सिमिलरली ये हो जाएगा हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू ये आफ्टर कोलिजन हो जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. तो यहाँ से हाफ तो सब में से कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया. अब 1 वाले फंक्शन से एक तरफ 2 वाले एक तरफ लेके जाते हैं, जैसे हमने मोमेंटम में किया था. सो ये हो जाएगा m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर. यहाँ से m1 कॉमन आ गया, अंदर बचा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ से m2 कॉमन आया, we left out with v2 square minus u2 square. Now we can apply a formula for a square minus b square here. तो ये हो जाएगा m1 a square minus b square is equals to a minus ba plus b. So it will be u1 minus v1 and u1 plus v1, and it will be m2 v2 minus u2 and v2 plus u2. This will be equation number 2. Now let's divide equation number 1 and equation number 2. Dividing equation number 1 and 2.
तो इससे हमें मिलेगा फर्स्ट इक्वेशन थी m1 u1 माइनस v1 डिवाइडेड बाय सेकेंड इक्वेशन m1 u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 इक्वल्स टू m2 v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय m2 v2 माइनस u2 एंड v2 प्लस u2। तो यहाँ से ये सब कैंसिल आउट हो गया। वी आर लेफ्ट आउट विद v1 प्लस u1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2। अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटीज़ को एक साइड, इनिशियल वेलोसिटीज़ को एक साइड, लेट्स ट्रांसफॉर्म। सो इट विल बिकम v1 माइनस v2 इक्वल्स टू u2 माइनस u1 एंड ई का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ई का फॉर्मूला था v1 माइनस v2 अपॉन u2 माइनस u1 एंड दिस बोथ आर इक्वल, हैंस ई की वैल्यू आ गई 1। ये हमने पहले डिस्कस किया था कि ई की वैल्यू 1 होती है फॉर इलास्टिक कोलिजन, और यहाँ पे हमने इसको प्रूव कर दिया। ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। ये फर्स्ट पार्ट डेरिवेशन का कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट में हमें v1 और v2 यानी फाइनल वेलोसिटीज़ को निकालना है। ओके, तो फाइनल वेलोसिटीज़ को निकाल के देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं और यहाँ से हम v2 फाइंड आउट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 v2 इज इक्वल्स टू v1 प्लस u1 माइनस u2 and place this in equation number 1, in equation number 1। तो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास m1 u1 माइनस v1, m1 u1 माइनस v1, m1 u1 माइनस v1 इक्वल्स टू m2 v2 माइनस u2, m2 v2 माइनस u2। ओके, v2 की वैल्यू यहाँ पे लगा देते हैं और इसका मल्टीप्लाई m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2 की वैल्यू है v1 प्लस u1 माइनस u2 सो इट विल बी m2 v1 प्लस m2 u1 माइनस 2 m2 u2। v1 वाले फैक्टर्स को एक तरफ लेके आते हैं, सॉरी उल्टा इसका। सो ये हो जाएगा m1 u1 माइनस m2 u1 प्लस 2 m2 u2 इक्वल्स टू m2 v1 प्लस m1 v1। सो m2 प्लस m1 v1 कॉमन लेने के बाद इक्वल्स टू में बचा 2 m2 u2 प्लस यहाँ से कॉमन आ जाएगा m1 माइनस m2 u1 और फिर यहाँ से v1 फाइनली आ गया 2 m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमारे पास v1 का फॉर्मूला आ गया। इसको याद रखने से काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे, तो याद रखना इसको बेनिफिशियल है। और इसको याद रखने में थोड़ा आपको दिक्कत आएगी, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगेगा फॉर्मूला, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ याद करने की। यहाँ पे जैसे आपको v1 याद करना है सपोज, तो v1 याद करना है तो पहले तो ये याद रखो कि नीचे m1 प्लस m2 दोनों में आता ही आता है, ठीक है। ऊपर क्या आएगा, एक तो 2mu का फैक्टर आएगा और उसमें 2, अगर v1 निकाल रहे हो तो वहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। अगर 2 निकाल रहे हो तो 1 आएगा। दूसरा, अगर आप 1 निकाल रहे हो तो यहाँ पे m1 माइनस m2 आएगा, 1 निकाल रहे हो तो 1 माइनस 2, ऐसे याद रखो। और 2 निकाल रहे हो तो 2 माइनस 1 आएगा। उसके साथ में अगर आप 1 निकाल रहे हो तो u1 आएगा, 2 निकाल रहे हो तो u2 आएगा। तो इस तरीके से आपको एक पैटर्न बना के इसको याद रखना है। अब ऐसे हमें v2 भी निकालना है, तो v2 निकालने के लिए हम इस v1 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में लगा सकते हैं। इक्वेशन नंबर 3 में बाय प्लेसिंग वैल्यू ऑफ v1 इन इक्वेशन नंबर 3 वी विल गेट v2, ठीक है। ये आपको होमवर्क में अपने आप करना है, सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे सिमिलरली फोर्थ इक्वेशन के सिमिलरली आंसर क्या आएगा वो बता देता हूँ, उससे आपको याद रखने में भी आसानी होगी। तो सिमिलरली कैसे आया आंसर वो भी देखना ध्यान से। सपोज आपको v2 निकालना है, ठीक है। तो पहले क्या लिखा है यहाँ पे 2m2 u2 लिखा है, तो यहाँ पे 2mu तो आएगा ही आएगा, लेकिन सिम्बल्स चेंज हो जाएंगे। पहले हमने 1 के लिए निकाला तो 2 आ रहा था, अब 2 के लिए निकालेंगे तो 1 आएगा, करेक्ट, ठीक है। और डिवाइड में हमेशा m1 प्लस m2 रहेगा ही, उसमें कोई चेंज है नहीं। प्लस जब हम 1 निकाल रहे थे तो यहाँ पे 1 माइनस 2 आया m के लिए।
अब हम 2 निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 2 - 1 आएगा, m2 - m1 हो जाएगा। ठीक, जब हम 1 निकाल रहे थे तो यहाँ पे u1 आया, तो अब यहाँ पे u2 आएगा, और डिवाइड में हमेशा m1 + m2 रहेगा। तो इस सिमिलरिटीज़ की ध्यान से देखोगे तो आपको याद करने में इसको आसानी होगी। ये हमारे पास 5th इक्वेशन आ गई, और ये डेरिवेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस हमें देखने हैं, उसके अलावा ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, नाउ स्पेशल केसेस। Special cases. First special case is when colliding bodies are identical. Colliding bodies are identical. तो आइडेंटिकल बोलने का मतलब यह है कि दोनों का मास सेम है। कोलाइडिंग बॉडीज़ का मास सेम है। सो m1 = m2 = m, ये एज्यूम कर लेते हैं, मास सबका इक्वल है। अब ये वैल्यू लगा देते हैं इक्वेशन नंबर 4 और 5 में। तो v1 हमारे पास आएगा, v1 = ये हो जाएगा 2m u2 डिवाइडेड बाय 2m प्लस 0, ये 0 हो गया। तो यहाँ से 2m से 2m कैंसिल आउट, v1 = आ गया u2। ठीक है, अब इस सेकंड v2 निकालते हैं। तो v2 के लिए भी सिमिलरली ऐसे ही ये हो जाएगा 2m u1 डिवाइडेड बाय 2m प्लस दूसरा वाला टर्म हो जाएगा 0, 2m से 2m कैंसिल आउट, v2 = आ गया u1। तो देखो यहाँ पे एक स्पेशल पैटर्न बन रहा है। v1 = u2 हो गया, v2 = u1 हो गया। दैट मीन्स अगर बॉडीज़ का मास सेम है, आइडेंटिकल बॉडीज़ हैं, तो अगर एक बॉडी 2 मीटर/सेकंड से चल रही है, दूसरी बॉडी 4 मीटर/सेकंड से चल रही है, तो कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटीज रिवर्स हो जाएंगी। दूसरी बॉडी 2 मीटर/सेकंड से चलने लगेगी और पहली बॉडी 4 मीटर/सेकंड से चलने लगेगी। उनकी वेलोसिटीज बेसिकली रिवर्स हो जाएंगी, है ना। सेकंड केस, second special case is when the target body यानी second body is initially at rest. When target यानी second body is initially at rest. Initially at rest. तो पॉपुलर केस है, यानी जैसे हम पूल के गेम में एक बॉल से दूसरी बॉल को कोलाइड कराते हैं, तो दूसरी बॉल स्टार्टिंग में रेस्ट में होती है, तो उस टाइप का केस है ये। सो यहाँ पे ऑब्वियसली u2 = 0 है, u2 = 0 है। तो हमारे पास इसको वैल्यू को लगा देते हैं, फॉर्मूला आएंगे हमारे पास। v1 का आएगा, v1 का फॉर्मूला था ये 2m2 u2, तो u2 वाला टर्म पूरा 0, तो बचेगा हमारे पास m1 - m2 डिवाइडेड बाय m1 + m2 इंटू u2 इंटू u1। तो ये हमारे पास v1 के लिए आ गया वैल्यू। अब v2 के लिए निकालते हैं। तो v2 के लिए u2 0 लगाया तो आएगा 2m1 u1 अपॉन m1 + m2, 2m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। ये हमारे पास v2 के लिए वैल्यू आ गई। ठीक है, नाउ थर्ड केस इज़ व्हेन टारगेट बॉडी यानी सेकेंड बॉडी is initially at rest and bodies are identical. Bodies are identical. Bodies are identical. Okay. So इसका मतलब m1 = m2 = m and u2 = 0। तो इसके लिए हम सेकंड वाले में ही बस m1 = m2 लगा देते हैं, क्योंकि u2 = 0 का केस तो वह है ही ऑलरेडी। तो यहाँ से अपने पास आंसर आ जाएगा v1 = 0, क्योंकि m1 - m2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, v1 = 0 आ गया, और v2 = आएगा 2m u1 डिवाइडेड बाय 2m, तो v2 = u1। तो अगर सेकंड बॉडी रेस्ट में है और बॉडीज़ आइडेंटिकल हैं, तो फर्स्ट बॉडी रेस्ट में आ जाएगी और सेकंड बॉडी फर्स्ट वाली बॉडी की स्पीड से चलने लगेगी। ये जो मैंने पहले स्पेशल केस में किया था उसी का एक रिज़ल्ट है।
उसमें मैंने बताया था कि वेलोसिटीज़ रिवर्स हो जाती हैं। तो अगर दूसरी बॉडी रेस्ट में थी तो अब पहली बॉडी रेस्ट में आ जाएगी, और पहली बॉडी जिस स्पीड से मूव कर रही थी उससे दूसरी बॉडी मूव करने लगेगी। ये हमने पूल के गेम में आपने देखा होगा, ये ऐसा होता है। एक बॉल से हम दूसरी बॉल को स्ट्राइक करते हैं, दूसरी बॉल इनिशियली रेस्ट में होती है, तो फिर पहली बॉल रेस्ट में आ जाती है ऑलमोस्ट, और दूसरी बॉडी मूव करने लगती है। क्योंकि आइडियल केस नहीं है तो परफेक्टली नहीं होता, लेकिन फिर भी काफ़ी क्लोज ये हमें देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट केस इज फोर्थ। नेक्स्ट केस इज व्हेन टारगेट बॉडी बी, जो सेकेंड बॉडी इज एट रेस्ट एंड वेरी हैवी, ओके, इसका मतलब m2 इज़ वेरी ग्रेटर देन m1 एंड u2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका एग्जांपल पहले मैं बता देता हूँ। इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, आप अज्यूम करो कि आपने एक बॉल को एक दीवार पे मारा, तो दीवार जो है बहुत हैवी है और बॉल जो है वो काफ़ी हल्की है, और दीवार जो है वो इनिशियली रेस्ट में रही होगी, है ना। तो टकराने के बाद क्या होगा? टकराने के बाद जो बॉल है वो वापस आ जाएगी, अपनी ओरिजिनल स्पीड से वापस आ जाएगी, है ना। और जो दीवार है वो कहीं नहीं जाएगी, वो वहीं पर रहेगी। यानी दीवार की स्पीड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी ओरिजिनल स्पीड जितनी थी उतनी रहेगी, और जो पहली बॉडी थी वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से वापस यानी नेगेटिव में डायरेक्शन में आने लगेगी। तो ये रिज़ल्ट हमारा यहाँ पे आना चाहिए। चेक करते हैं आता है या नहीं। सो V1 का फॉर्मूला था V1 इक्वल्स टू 2m2u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड प्लस में m1 माइनस m2 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो u2 तो 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। m1 बहुत छोटा है, तो m1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, m1 यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो v1 इक्वल्स टू बचेगा माइनस m2 u1 डिवाइडेड बाय m2 से m2 कैंसिल आउट, ये आ गया माइनस u1, हैंस v1 इक्वल्स टू माइनस u1, जैसे मैंने बताया था। ओके, क्या बोला था मैंने? जो बॉल है वो टकरा के वापस आ जाएगी, यानी नेगेटिव डायरेक्शन वापस आएगी। तो वही रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। बॉल की स्पीड u1 थी, टकराने के बाद वो माइनस u1 हो गई, वापस आने लगी। अब v2 निकालते हैं। v2 का फॉर्मूला था v2 इक्वल्स टू 2m1u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u2 इज़ 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट m1 इज़ वेरी स्मॉल, तो ये बचेगा 2m1 m2 u1। अब m1 अपॉन m2 भी बहुत छोटा होगा, टेंड्स टू 0 होगा, बिकॉज m1 इज़ वेरी लेस देन m2, तो ये पूरा टर्म भी ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो दैट मीन्स v2 इक्वल्स टू 0, यानी जो मैंने एग्जांपल बताया उसमें दीवार, उसकी स्पीड जो थी इनिशियली 0 थी और टकराने के बाद भी 0 है, उसकी स्पीड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये हमारे पास सेकेंड केस आ गया। नाउ फिफ्थ स्पेशल केस इज़ फोर्थ का उल्टा। अभी टारगेट बॉडी बहुत हैवी थी, अब हम लेते हैं कि जो टारगेट बॉडी है वो नेग्लिजिबल मास की है। तो नेक्स्ट केस इज़ व्हेन टारगेट बॉडी इज़ एट रेस्ट एंड वेरी लाइट यानी ऑफ नेग्लिजिबल मास। ठीक है, यानी m1 इज़ वेरी ग्रेटर देन m2। तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल एक मैं आपको बताता हूँ। एक थ्रेड से एक सीलिंग से थ्रेड मार दो, उसमें एक प्लास्टिक बॉल या बहुत छोटी बॉल, बहुत हल्की बॉल उससे लटकाओ, और उसको फिर एक बास्केटबॉल जैसी हैवी बॉल से उसको मारो। तो आप क्या देखोगे कि बास्केटबॉल से जब आपने उस छोटी सी बॉल को मारा तो बास्केटबॉल की स्पीड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से चलती रहेगी ऑलमोस्ट। और जो हल्की वाली बॉल थी, जो टारगेट बॉल थी, वो जो बास्केटबॉल की स्पीड है उससे भी ज़्यादा स्पीड से वो मूव करने लगेगी सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब देखो सिमिलर रिजल्ट हमारे पास यहाँ से आता है कि नहीं, वो चेक करते हैं। ओके, तो v1 का फॉर्मूला क्या था? v1 इक्वल्स टू 2m2u2 डिवाइडेड बाय, और हाँ यहाँ पे u2 इक्वल्स टू 0 है, m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1। तो ये तो पूरा टर्म हो गया 0।
बिकॉज M2 इज़ वेरी स्मॉल तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा. V1 इक्वल्स टू आएगा M1 अपॉन M1 इंटू U1, हैंस V1 इक्वल्स टू U1. तो जो मैंने अभी बोला था वही रिजल्ट आ रहा है. जो हैवी बॉल है वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से चलती रहेगी उसी डायरेक्शन में, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट. V2 अब निकालते हैं. तो इसका फॉर्मूला 2m1u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू U2. तो ये पूरा टर्म हो गया ज़ीरो. यहाँ पे हमारे पास बचा m2 इज़ वेरी स्मॉल तो ये m2, ये हो गया 2m1 अपॉन m1 इंटू U1. m1 से m1 कैंसिल आउट, हैंस V2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ U1. यानी जो छोटी बॉल है, जो प्लास्टिक वाली बॉल थी या बहुत लाइट मास वाली बॉल थी, वो हैवी बॉल यानी बास्केटबॉल के स्पीड के कंपैरिजन में उससे डबल स्पीड से मूव करेगी सेम डायरेक्शन में. तो जो हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा था वैसे ही सेम रिजल्ट यहाँ से हमें मिल रहा है. ओके, क्वेश्चन इस पर ट्राई करते हैं. क्वेश्चन इज अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम makes an elastic collision with another body at rest, full stop, another body at rest, and continues to move in the original direction with a speed equal to 1/3 of its original speed. 1/3 of its original speed, full stop. Find the mass of second body. Find the mass of second body. Okay, let's try this. A body of mass 2 kg makes an elastic collision with another body at rest. यानी बॉडी, हाँ, m1 इक्वल्स टू 2 kg, m2 इक्वल्स टू अननोन, makes an elastic, u1 equals to u suppose, and u2 is equals to 0, continues to move in original direction with speed equal to 1/3 of its original speed, hence v1 equals to u by 3. ये टकराने के बाद 1/3 ऑफ ओरिजिनल स्पीड से मूव कर रही है सेम डायरेक्शन में, एंड v2 इज़ ऑल्सो अननोन. ठीक है, तो पहली बात तो मोमेंटम कंजर्व है, दैट मीन्स m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2. या तो हम ये लगा सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं. ऐसा करते हैं, v1 का फॉर्मूला हमने v2 का फॉर्मूला निकाला हुआ है, वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं डायरेक्ट. तो उससे v1 का फॉर्मूला था 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1. तो u2 ज़ीरो है तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो गया. v1 की वैल्यू है u बाई 3 और m1 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू नहीं पता, m2 लिख देते हैं और ये नीचे 2 प्लस m हो जाएगा और u1 की वैल्यू u है तो u से u कैंसिल आउट. यहाँ से आ गया 2 प्लस m इक्वल्स टू 6 माइनस 3m2. तो 4m2 इक्वल्स टू 4, यानी m2 इक्वल्स टू 1 kg इस क्वेश्चन का आंसर है.